वाइट वाला बर्फ था, वाइट वाला बोर्ड क्या इसमें साफ नहीं दिखता वहीं पे वाइट पे साफ दिखता है, इसकी ना पीडीएफ फोल्डर बन जाती है, तारीख दिया जाती है, टाइम दिया जाता है, और ये सेव हो जाएंगे अब सारे, तो थोड़ा फायदा हो जाएगा अपने लिए ना। तो अब थोड़ी सी हाँ यहीं से होगा, ये पीछे से होगा। अब देखो आज जो बात करेंगे ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने ये बात करी थी कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो एनर्जी रिलीज किसकी फॉर्म में करता है, फोटोन की फॉर्म में, उसकी कुछ ना कुछ क्या होने वाली है, वेवलेंथ। तो अब उन जितनी भी डिफरेंट वेवलेंथ्स है अगर उनको अरेंज कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम। अब नाम ही क्या है, हाइड्रोजन एटम लेंगे और एमिशन की बात करेंगे। एमिशन का मतलब जब हायर से कहां पे आएगा, लोअर में। और स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि जो भी डिफरेंट जितने भी टाइप की रेडिएशंस है उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो जो चीज बोलती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हमने स्पेक्ट्रम की पहले भी एक दिन बात लिखी थी। देखो स्पेक्ट्रम के नीचे सिर्फ अंडरलाइन करके अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम सिंपल सा चीज क्या चीज है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, चाहे किसी में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ, और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सिर्फ स्पेक्ट्रम जब भी बोल देता है तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन। जैसे तुमने व्हाइट लाइट में पढ़ते थे, विबग्योर नाम की चीज सुनी है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या वॉयलेट से रेड तक वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर, और रेड की कितनी होती है, 750 नैनोमीटर। क्या इंक्रीजिंग वेवलेंथ में सिर्फ अरेंजमेंट ही है वो। तो स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, कि जितने भी डिफरेंट टाइप के अपने रेडिएशन है उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग किसी भी टर्म में अरेंज कर दो, है ना, चाहे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में चाहे डिक्रीजिंग वेवलेंथ में। उल्टा भी कर सकते हो उसको ना, क्या डिक्रीजिंग क्या हो जाए भाई फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग क्या हो जाए वेवलेंथ। सिर्फ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। अब यहाँ हमको किसकी बात करनी है, एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन का मतलब क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से कहां पे आएगा, लोअर में। तो अब देखना कौन कौन से शेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 के एल एम एन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, शेल्स होंगे। अगर उनकी बात करी जाए ऐसे डिफरेंट शेल्स की, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेल्स बना देते हैं हम ना, ध्यान से देखते चलना है, एक बार बाद में इसको एक साथ नोट कर लेना। क्या किया हमने, कुछ शेल्स बना दिए। ये कौन सा बना दिया हमने, n इज इक्वल टू 1, पहला शेल हो गया ना, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तुमने इसको साफ सुथरा सा बाद में बनाना है। ये कौन सा हो गया, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5, ऐसे चलता जाएगा। और एक लास्ट में जाके हम क्या मान लेते हैं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान ले। क्या मान लेते हैं, n इज इक्वल टू कहां तक पहुंचा दिया हमने, इनफाइनाइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहां पे आ सकता है, लोअर में। अगर अब मैं मान लूं कि लोअर एनर्जी लेवल मेरा n इज इक्वल टू 1 है, लोअर एनर्जी लेवल क्या है, n इज इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ सकता है, या तो इनफाइनाइट से एक पे आ सकता है, हो सकता है ऐसा, या फिर और किसी भी हायर से कहां पे आ जाए, एक पे, 6 से एक, 5 से एक, ऐसी पॉसिबल केस हो सकते हैं क्या। इलेक्ट्रॉन सभी में क्या आ रहा है, किसी हायर एनर्जी से कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे, यही काम हो रहा है। कहता है जब भी ऐसा होता है तो इस सीरीज का नाम क्या होता है, कुछ सीरीज के नाम लिखे गए, कौन सा सीरीज बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। अब ये हम टेबल ही बना लेंगे आगे, पर ये नाम याद रखना है। लाइमन सीरीज कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में कहीं भी हायर एनर्जी लेवल में आना कहां पे चाहिए वापस, n इज इक्वल टू 1 पे। अगर कहीं से भी एक पे आ गया तो वो कौन सी सीरीज होगी, चाहे वो 18 से एक पे आए, चाहे वो 50 से एक पे आए, चाहे इन्फानेट से एक पे आए, वो सारी सीरीज का नाम क्या होगा, लाइमन सीरीज। ऐसे अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो कहां पे आए, n इज इक्वल टू 2 पे। देखो हर जगह कोई हायर एक्साइटेड स्टेट है और कहां पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, 2 पे लेके आ रहे हैं क्या।
अगर 2 पे लेके आए तो उस सीरीज का नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज बामर सीरीज। BALMER। क्या बोलते हैं इसको? बामर सीरीज। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हायर एक्साइटेड स्टेट में और उसको कहां पे ले आए? 3 पे, तो उस सीरीज का नाम होता है पाश्चन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? पाश्चन। PASCHEN, पाश्चन सीरीज। कहीं भी इलेक्ट्रॉन हायर पे है उससे कहां पे ले आए? 4 पे, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? ब्रैकेट सीरीज। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हायर में प्रेजेंट है उसको कहां पे ले आए? 5 पे, तो इट इज कॉल्ड एज पी फंड सीरीज। पी फिर FUND। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर में प्रेजेंट है कहां पे आ जाए? 6। देखो अपने बढ़ाया नहीं 7 वाला, कहीं से भी हायर से कहां पे आए? 6 पे, तो उसको बोलते हैं हम्फ्रे सीरीज। हम्फ्रे सीरीज। लिख तो हमने सारी थी, ये पूरा बना दिया इसमें। तो याद रखने का सीक्वेंस याद रख लो सिर्फ अपना। लाइमन, फिर उसके बाद बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्रे। ठीक है, पर आगे वाले ज्यादा काम के नहीं, पहले 2 ज्यादा काम के होते हैं। कौन से? लाइमन और बामर। अच्छा, वो याद करना बड़ा आसान है। किसी भी हायर से 1 पे आ जाए तो लाइमन, किसी भी हायर से 2 पे आ जाए तो बामर, किसी भी हायर से 3 पे आए तो पाश्चन, अगर कहीं भी हायर से 4 पे आ जाए तो ब्रैकेट, 5 पे आ जाए तो पी फंड, 6 पे आए तो हम्फ्रे। तो ये इसको क्या बोलते हैं? हम देखना अरेंजमेंट जो करा हुआ हमने, क्या डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन थे लाइमन सीरीज में। कितने सारे रेडिएशन बनाए हमने? सारे, इन सभी को अरेंज कर दिया हमने। तो वो अरेंजमेंट क्या चीज हो गया? अपना स्पेक्ट्रम। और है कौन सा स्पेक्ट्रम? ये एमिशन, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। तो उसको क्या बोल दिया? एमिशन स्पेक्ट्रम। आज बुलाया हो? ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार, बनाओ। पर देखना तुम्हारे पास कॉपी में लाइनें होगी ना, तो सीधी सीधी बन जाएगी तुमसे, ऐसी टेढ़ी लाइन नहीं जाएगी। तो हर एक लाइन को एक शेल मान लेना। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ना।
भाई सारी कहानी चल किसके लिए रही है? फॉर हाइड्रोजन एटम। किसमें? ये स्पेक्ट्रम क्या? अब देखना वो रीजन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट निकलनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो हम रीजन याद करते हैं ना कि ये कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में लाई करेगा, इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में, तो वो फिर डिफरेंट हो जाता है ना। नोट कर लो तो बताना, है ना। अब इसको एक टेबल में बना देंगे। देखो होगा क्या, अगर कभी हायर से लोअर पे आ रहा है तो फोटोन एमिट करेगा, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। वो वेवलेंथ या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगा या विजिबल रीजन में लाई करेगा। तो वो कौन से रीजन में लाई करता है वो भी हर सीरीज का क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है ना। ठीक है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, तुम्हें टेबल बनाना है जिसमें क्या लिखेंगे। एक कॉलम तो बनाएंगे सीरीज का नाम क्या है। अच्छा, एन इनिशियल और एन फाइनल का मतलब क्या होगा? इनिशियल मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और फाइनल मतलब कहाँ पे पहुंच रहा है। तो जैसे ऐसा लिख देंगे एन एफ, इसका मतलब क्या होगा? फाइनल, कि कहाँ पे आ रहा है। एन आई का मतलब क्या होगा? इनिशियल, कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और फिर कौन से रीजन में वो लाई कर रहा होगा ना। इनकी बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? चले, अब देखो इसमें सबसे पहली सीरीज कौन सी थी? नंबर वन सीरीज कौन सी है अपने पास? लाइमन सीरीज। अच्छा, लाइमन सीरीज में एन फाइनल क्या था? इलेक्ट्रॉन कहां पे आना चाहिए? वन पे। कहां से आना चाहिए? किसी भी आयर से, दो, तीन, चार, पांच, छ, इनफाइनाइट, कहीं से भी आ जाए। तो ये कौन से रीजन में लाई करता है? लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। किस रीजन में लाई करेगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। फिर सेकंड कौन सी सीरीज थी? बामर सीरीज। अच्छा, बामर सीरीज में एन फाइनल क्या था? दो। तो क्या इलेक्ट्रॉन दो पे आना चाहिए? कहां से? किसी भी आयर से, तीन, चार, पांच, कहीं भी इनफाइनाइट हो। ये कौन सा रीजन होता है? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जो अपने को नजर आता है ना, वॉयलेट से लेके रेड तक वाली कहानी। फिर थर्ड कौन सा आएगा? पास्चन सीरीज। कहां पे आना चाहिए इलेक्ट्रॉन? तीन पे। कहां से? चार, पांच, छह, सात, आठ, कहीं भी इनफाइनाइट से। ये कौन सा रीजन होता है? लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये कौन सा होता है? इंफ्रारेड। फिर नेक्स्ट फोर्थ कौन सा होगा? कौन सी सीरीज आएगी? ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज में एन फाइनल क्या होता है? चार। कहां से? किसी भी हायर से, पांच, छह, सात, आठ। ये कौन सा रीजन होता है? ये भी इंफ्रारेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? पी फंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, मतलब कहां तक आएगा? पांच तक। कहां से? किसी भी हायर, छह, सात, आठ, कहीं इन्फानाइट से। ये भी कौन सा रीजन होगा? इंफ्रारेड। फिर लास्ट कौन सा आएगा इसमें? हम्फ्रे सीरीज। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? छह पे। किसी भी हायर से, सात, आठ, नौ, कहीं भी इन्फानेट से। इसको देखो इंफ्रारेड भी बोल सकते हो, फार इंफ्रारेड भी बोल सकते हो। फार इंफ्रारेड का मतलब इससे आगे वाला रीजन कौन सा होता है? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, वो वाला रीजन ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? अगर देखना दो ही याद करने पड़े अपने को तो कौन से याद करेंगे? लाइमन और बामर। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? बामर, क्योंकि बामर कौन से रीजन में लाई करता है? विजिबल रीजन में। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन फॉर हाइड्रोजन एटम।
अगर एटम चेंज हुआ तो फिर बामर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये सिर्फ किसके लिए होने वाला है, हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन एटम में बामर सीरीज किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में ना। तो डायरेक्टली अपने से क्वेश्चन पूछ लेगा ना, बना लो इसको टेबल को। ठीक है, अब वो ऊपर वाला तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर दिया था शो करने के लिए, एग्जैक्ट टेबल हमने पूरा बना दिया। रेडबर्ग्स इक्वेशन वाला फॉर्मूला याद है क्या? 1/λ = r/z², 1/n² माइनस 1/n1²। उसको बार बार यूज करेंगे अब 3-4 बार ना। चलें आगे, लिख लिया सभी ने? अब देखो कोई एक सीरीज उठा लेते हैं, लाइमन उठा लें सीरीज। कौन सी उठा लेते हैं? लाइमन। सबसे एक उठा लेते हैं, कोई भी, कौन सी उठा लिया हमने? सिर्फ लाइमन सीरीज। ठीक है, और कितने शेल्स की बात कर लेते हैं? सिर्फ 3-4 ही बना लेते हैं। ये n=1 हो गया, नीचे बना देते हैं। n=1, 2, 3 और एक क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लाइमन सीरीज कौन सा होगा? इनफाइनाइट से कहाँ पे आ जाए? 1 पे, या फिर 3 से 1, या फिर 2 से 1। बात है, इतने 3 बना दिया हमने। अच्छा, तुम्हें एनर्जीज याद है क्या? देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना? फॉर्मूला पूरा -13.6 इंटू में z² डिवाइडेड बाय n²। z क्या चीज होता है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। और n क्या होता है यहाँ पे? शेल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं E1 की एनर्जी निकालूंगा हाइड्रोजन एटम के लिए तो वो एक्जेक्टली है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 के लिए निकालूंगा तो क्या होगा? -13.6/4, तो वो कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तीसरे के लिए निकालूंगा तो क्या आएगी? -13.6/9, तो मैं डिवाइड करके डायरेक्टली बता दूं कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा, इनफाइनाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। अब यहां से देखो, ये जो सबसे पहली लाइन मैंने बनाई है, कौन सा? 2 से लेके 1 तक, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर तुमसे पूछ ले कि पहली लाइन लाइमन सीरीज की कौन सी है, तो 2 से 1 वाला। कौन से वाला? 2 से 1। अच्छा, इसी को क्या बोलता है? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा लाइन। इसी का एक और नाम क्या होता है? अल्फा लाइन। एक और नाम भी होता है, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, एनर्जी डिफरेंस किसका सबसे ज्यादा है? 2 से 1 का ज्यादा है या इनफाइनाइट से 1 का सबसे ज्यादा है? एनर्जी डिफरेंस निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है तुम्हें? एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस देखना, अगर मैं इसका इन दोनों का निकालूं, 2 और 1 का, तो 3.4 और 13.6 का डिफरेंस कितना आएगा? 10.2। इनफाइनाइट से लेके यहां तक निकालूं तो कितना आएगा? 13.6। ये जीरो और ये माइनस 13.6। क्या देखना, यहां से यहां तक जाते जा रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे था 10.2, यहाँ कितना होगा? 13.6। क्या बढ़ रहा है एनर्जी डिफरेंस? अब एक बात देखो, जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा। सोच के देखना, अगर इलेक्ट्रॉन पहले -3.4 पे था और इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए? -13.6 वाले पे, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 10.2। अगर इलेक्ट्रॉन 13.6 पे है और यहाँ पे 1 पे आ जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 13.6। पहले 0 पे और नीचे कितनी है? -13.6। ऐसे ही होने वाला है। तो मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगी, वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा? देखो, डेल्टा ई किसके बराबर होता है? बताना। एनर्जी डिफरेंस ऐसा होगा क्या? एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, एच सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब देखो, जिसकी एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या आएगी? सबसे कम। क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्स है क्या? डेल्टा ई और लैम्डा एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम। क्या ये उल्टा ही चलेगा? अच्छा, 2 से 1 में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। 2 से 1 में एनर्जी डिफरेंस क्या है? मिनिमम। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी? तो इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, ये इनफाइनाइट से 1 वाली क्या सबसे लास्ट लाइन हो जाएगी क्या? क्या बोलेंगे इसको? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अच्छा, इसी का एक नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। अच्छा, सीरीज लिमिट पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद तो सीरीज खत्म होगी। इनफाइनाइट से 1 सबसे लास्ट पे पहुंच गए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। यहाँ पे क्या होगी? लिमिट होगी। अब एक बात देखो, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम है क्या? राइट, इनफाइनाइट से 1 में एनर्जी डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम। तो वेवलेंथ क्या होगी? सबसे मिनिमम। तो इसको क्या बोल देंगे? लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बताओ एक बार, ये बात सही है क्या? अब ये तो मैंने सिर्फ एक लाइमन के लिए बात बता दी। बामर सीरीज कौन सी होती है? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहां पे आए? 2 पे, यही होती है ना बामर। तो 3 से 2 वाला क्या होगा? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। उसी को क्या बोलेंगे? अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या बोलेंगे? अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। और उसकी क्या होगी? लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट से 2 वाला क्या होगा? लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। उसी को क्या बोलेंगे? उसकी सीरीज लिमिट। उसी को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या हर सीरीज के लिए डिसाइड किया जा सकता है? जो सबसे पहले वाली है वो कौन सी है? पहली लाइन। और इनफाइनाइट वाली क्या है? लास्ट लाइन। और ये याद कर लो, अगर डेल्टा ई मैक्सिमम हुआ तो लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। और अगर डेल्टा ई मिनिमम हुआ तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, ये निकाल सकते हैं क्या कि कितनी वेवलेंथ मैक्सिमम, कितनी वेवलेंथ मिनिमम? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, ये एक साथ देख लेना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ, तुम्हें याद है क्या सभी को? देखोगे कॉपी में तो मिलेगा, 1/λ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। ऐसा लिखवाया हुआ है। 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। देखो ये मिलेगा तुम्हें फॉर्मूला। ये एनर्जी डिफरेंस अगर पता, मतलब ये पता चल जाए कहां से कहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को कह दे लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या निकालना है? लैम्डा मिनिमम। अच्छा, लैम्डा मिनिमम किस में आएगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देख के बताओ। लाइमन में। अरे सबसे लास्ट वाली की आएगी क्या शॉर्टेस्ट? मतलब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन आना चाहिए? इनफाइनाइट से 1 पे। तो एक मैसेज लिख दे, इनफाइनाइट टू 1। कोई परेशानी नहीं इसमें। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला। देखो, 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू
क्या बनेगा, R मल्टीप्लाइड बाय Z, हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अच्छा 1/n2 स्क्वायर, मतलब जहां पे फाइनल आ रहा है तो 1 का स्क्वायर हो गया, -1/इंफिनिटी का स्क्वायर। अच्छा 1/इंफिनिटी तो टेंड्स टू जीरो, 1/इंफिनिटी क्या होगा, जीरो। तो यहां से 1/लैम्डा मिनिमम क्या आ गया, क्या R आ गया सिर्फ, तो यहां से लैम्डा मिनिमम क्या आ गया, क्या इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्या होगा 1/r। बताओ एक बार, क्या हमने मिनिमम वेवलेंथ निकाल ली किस सीरीज में, ये लाइमन के लिए, ये सिर्फ किसके लिए है, लाइमन। अच्छा ऐसे अगर मेरे को क्या निकालना हो इसके अंदर मैक्सिमम, बताओ लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, बिल्कुल पास वाली, तो कौन से वाली रही होगी, दो से कहां पे आ जाए, एक पे, कोई दिक्कत इसमें, तो क्या लिखेंगे 1/लैम्डा मैक्स हो जाएगा ये, इज इक्वल टू R इंटू हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, 1 बाय क्या होगा 1 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, यही बनेगा। अच्छा 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1/4 कितना बचा होगा 3/4, तो 1/लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्या बना, R मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से लैम्डा मैक्स क्या आ गया, रेसिप्रोकल कर दे 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ R। बताओ एक बार सही है क्या, क्या डायरेक्ट आप किसी भी सीरीज के लिए निकाल सकते हैं कैसा, अगर किसी भी सीरीज में मेरे को ये बोल दे लैम्डा मैक्सिमम निकालो लैम्डा मिनिमम निकालो, निकाला जा सकता है क्या, कोई परेशानी इसमें। तो ये याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम, तो बिल्कुल पास वाला ट्रांजिशन लो। जैसे बामर सीरीज में है, तो कहां पे आना चाहिए, दो पे, तो सबसे पास वाला कौन सा है, 3 से 2, तो वहां पे वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे ज्यादा। और शॉर्टेस्ट निकालनी हो तो इनफाइनाइट से आ जाओ, तो इनफाइनाइट से दो। ऐसे पार्शियल में निकालना पड़ जाए तो पार्शियल 4 से 3 और इनफाइनाइट से 3, ब्रैकेट में निकालना पड़ जाए तो 5 से 4 और इनफाइनाइट से 4, कैसे निकाला जा सकता है क्या। तो मैंने एक कौन सा निकाल दिया यहाँ पे, लाइमन। इसके आगे तुम पहले ये नोट करोगे, फिर तुमने निकालना है बामर, पार्शियल और ब्रैकेट। डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है यहाँ से ना, तो एक काम करते हैं, वापस यहीं से नोट करना है ना, ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे ना, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। डेल्टा ई इज लिख देते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सर्दियाँ शुरू हो गई क्लास का, अब जे मिश्रा हो गया शुरू, आज से ही है क्या? सैटरडे से स्टार्ट, कोई खूब छुट्टियां नहीं है।
यहाँ तक नोट कर लो तो बताना। निकाल दो, थोड़ी दो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, तो इसमें निकाल दो लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम, क्या परेशानी है। क्या कह रहा है? इसके नीचे लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम क्या कहना चाहते हैं? ये वाला लिखना है क्या जो आपने 1/λ वाला फॉर्मूला? ये नीचे वाला जो रेमन वाला, क्या कहना चाह रहे हैं? ये वाला क्या रहेगा? हाँ सर ये वाला लिखना हाँ, और क्या करना है? है। हाँ इसे स्टार्ट करना होता है। ना ना, ये तो ऊपर वाला नोट कर लिया सभी ने, लिख लिया था क्या? मतलब ये वैल्यूज तो खुद निकालने के दे रहे हैं, निकाल लो जैसे लैम्डा मैक्स लैम्डा। अब इसका मैं सभी के लिए तुमसे निकलवाऊंगा ना, जैसे ये कौन सा हो गया था लाइमन, फिर ऐसे बामर के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, फिर पास्चन के लिए, फिर ब्रैकेट के लिए, सभी में फॉर्मूला सेम सा ही लगेगा, 1/λ r z स्क्वायर वन। तो निकाल देंगे बामर। बामर सीरीज कौन सी है? यहाँ पे क्या करेंगे, इनफाइनाइट से दो, और मैक्सिमम के लिए 3 से 2, लगा दे फॉर्मूला। जिसने लिख लिया वो फिर अगला काम क्या करेगा? बामर सीरीज के लिए क्या निकालेगा वो? मिनिमम और लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम। नोट कर लिया यहाँ तक क्या सभी ने, मैक्स और मिनिमम वाला? फिर बामर के लिए निकालना पड़ेगा। नहीं, वेवलेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, तूने फिर गलत लिख दिया होगा ना। वो N2 कौन सा है यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N1 कौन सा है जहां से आ रहा है? क्या रहेगा? सेम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट नहीं आ जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे। मिनिमम के लिए तूने क्या किया, लाइमन में कहाँ थे, इनफाइनाइट से कहाँ पे आ रहे थे, 1 पे। अब बामर में इनफाइनाइट से कहाँ पे आएंगे, 2 पे, तो इनफाइनाइट से 2 आना है ना, तो कहाँ पे लेके आया अब इसमें? तो आर जेड भी खत्म हो जाएगा। नहीं, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन एटम है, एटम चेंज नहीं हो रहा। जेड क्या चीज होता है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एमिशन है तो जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। बताओ किसी ने निकाला क्या लैम्डा मिनिमम, क्या आ रहा है? 4/r। यही अप्लाई करोगे क्या, 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू
R मल्टीप्लाइड बाय Z, तो हाइड्रोजन एटम हमेशा 1 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट दूं 1/4 लिख दूं, माइनस ऑफ 1/∞, तो 1/∞ ही होगा, ये हो जाएगा 0। तो आराम से 2 मिनट का टाइम लो, कहाँ कहाँ तक निकालना है तुम्हें, अब ये ऐसे समझ रहा है, हमेशा यही करना है। अब इनफाइनाइट से 2, अब 3 से 2 में निकालो, लैम्डा मैक्सिमम क्या आएगा, 36/5 है ना। तो ऐसे बामर निकाल लिया। सर इससे अगली हेडिंग क्या डालोगे, पास्चन, इससे अगली ब्रैकेट, ब्रैकेट तक निकालना है, निकाल दिया, बहुत बढ़िया। निकालो, सभी निकालो ब्रैकेट तक। ये कौन सी सीरीज है, अभी बामर के लिए मैंने लिखा ना। ऐसे तुम अगला क्या लिखोगे, हेडिंग, जैसे मैंने हेडिंग डाली ना बामर सीरीज, फिर ऐसे अगली हेडिंग क्या डाल दोगे, पास्चन, फिर ऐसे अगली हेडिंग ब्रैकेट, फिर उसमें लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, और ये भी लिखना ब्रैकेट में, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी ना। लैम्डा मिनिमम के लिए लिखो कि कहां से कहां जाकर के मिनिमम आएगा ना। इसकी मैक्सिमम ये वाला तो 3 से 2 फॉर्मूला लिखना का जानता वाला लिखा हो तो ऊपर की फॉर्मूला अब n2 n1 आ जाता है ना, कैटेगरी में लिया था ब्रैकेट n2 तो सब जहां पे फाइनल आ रहे हैं, n फाइनल का स्क्वायर, सही है। अब मैं देखता हूं मैक्सिमम के कहां से आ जाएगा, 3 से ब्रैकेट का देखना नहीं, हर बार अलग अलग होगा, तो ब्रैकेट सीरीज है। हां ये फॉर्मूला तो सभी के लिए चलेगा, बस ये चेंज होता रहेगा ना, जैसे यहाँ पे ये कौन सा हो गया, n इनिशियल, ये कौन सा हो गया, ये तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, निकाल देना, अगर ये होगा निकाल देंगे सबने, सारे निकाल दिए तुमने। अच्छा इसका बताओ फिर मेरे को क्या लिखेंगे, 1/r इंटू में हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/9, यही बनेगा। नीचे क्या आ जाएगा 36, ऊपर क्या हो जाएगा 5। मैच करते चलना भाई, r इंटू
5/36, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या आ गया इसका 36/5 टाइम्स ऑफ। बताओ एक बार ये मैच करो, सभी का सही है, कोई दिक्कत इसमें? फिर अभी चेक कर, सही है क्या ये वाला? खुशी सेट है। फिर अगला कौन सा है? कौन सी सीरीज अगली? पार्शियल सीरीज। अच्छा, पार्शियल सीरीज कौन सी होती है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? 3 पे। तो अगर इसमें मैं बोलूं अगर 4 लैम्डा मिनिमम, तो कहां से कहां लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट से 3 पे। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4 लैम्डा मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां लाना पड़ेगा? 4 से 3 पे। बताओ ये दोनों बातें सही है? अब फॉर्मूला लगा दें, तो यहां क्या बनेगा? 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R इंटू में 1 बाय में क्या हो जाएगा अभी? -1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट तो क्या हो गया? 0। यहां से डायरेक्ट लिख दूं तो लैम्डा मिनिमम क्या बन रहा होगा? 9/, सही है। यहां पे निकालोगे तो 1/लैम्डा मैक्सिमम R इंटू में 1 का स्क्वायर, क्या बनेगा? 1/9 -1/16, यही बनेगा। ऊपर कितना बचेगा? 7 बचेगा क्या? नहीं था, कितना बचेगा? 144 क्या? तो 7 क्या कर दिया? 144 ऊपर चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं तो 144 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ R। तो सही है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पार्शन के बाद अगला कौन सा आएगा? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज में अगर मेरे से कोई बोल दे कि बताओ लैम्डा मिनिमम कब होगा? जब इनफाइनाइट से कहां पे आ रहा होगा? 4 पे। मैक्सिमम कब होगा? जब 5 से कहां पे आ रहा होगा? 4 पे। ये बातें सही हैं दोनों। फिर अगर बात करें इसमें 1/लैम्डा मिनिमम की, तो क्या बनेगा? R इंटू में 1 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 -1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? 16 डिवाइडेड बाय R। अगर लैम्डा मैक्स निकालना होगा तो 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू R इंटू में 1 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 16, और ये कितना होगा? 25। तो नीचे तो 9 आ जाएगा, ऊपर कितना बन रहा है? 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ R, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा मैक्स। कैसे निकाला जा सकता है क्या? एक बार मैच करो, सारे सही है क्या तुम्हारे, या कहीं गड़बड़ है? सारे सही है, पक्की बात है क्या? मान लिया जाए तो मतलब ऐसा सवाल आज कर दोगे? अभी याद थोड़ा ना रहेंगे, ये हमने बार बार क्यों कर लिया? ताकि प्रैक्टिस हो जाए, कॉपी में भी बार बार देखोगे तो ध्यान आ जाएगा कि बिल्कुल साथ वाला ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ क्या आएगी? मैक्सिमम। और अगर इनफाइनाइट वाला ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ क्या आएगी? मिनिमम। ध्यान रह जाएगी बातें, ठीक है। चले आगे। अब इसमें एक चीज आती है, अब मान लो कभी इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आने की कोशिश कर रहे हैं। 5 से कहां पे आ रहा है? क्या बहुत सारे पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली 5 से कहां पे आ जाए? 1 पे। या उसका से एक तरीका है 5 से कहां पे आए? 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। क्या जब भी ऐसा आएगा तो क्या डिफरेंट डिफरेंट फोटोन एमिट करेगा क्या? और उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी? डिफरेंट। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल रेडिएशन हो सकते हैं, किसके? डिफरेंट वेवलेंथ के। अब देखना, अगर 5 से 4 आया और दूसरी लाइन भी 5 से 4 हुई, अगर दोनों 5 से 4 है तो दोनों की वेवलेंथ क्या होगी? सेम। वो फिर डिफरेंट रेडिएशन नहीं होंगे ना। अगर एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, अगर डेल्टा ई सेम तो वेवलेंथ भी क्या होगी? सेम। यानी कि अगर एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट हुआ तभी वेवलेंथ क्या आएगी? डिफरेंट आएगी ना। तो हम एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं, हेडिंग डालो इसमें,
कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशंस of different wavelength. ठीक है, हम क्या बात करेंगे इसके अंदर कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल रेडिएशंस हो सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के। अब वो कितने भी पॉसिबल निकालने कैसे, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बार सुनना, बाद में इसको नोट करना। ऐसे बार बार काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख लेंगे बाद में। मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 पे प्रेजेंट है ना, और उसको कहाँ पे आना है, 1 पे। क्या बोल दिया हमने, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, 3 और इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, 4 पे। कहां पे आना है उसको, 1 पे। क्या अगर पॉसिबल केस क्या बना सकते हो, 4 से डायरेक्ट कहां पे आ जाए, एक पॉसिबल केस है। या मेरा मन किया मैं पहले 4 से ले आया 3 2 पे, और 2 से कहां पे ले आया, 1 पे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर क्या पॉसिबल है, 4 से कहां पे ले आए, 3 पे, 3 से कहां पे ले आए, डायरेक्टली 1 पे, ये भी पॉसिबल है। या फिर 4 से 3, 3 से 2 और 2 से, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल कर सकते हो क्या, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं। ये मैक्सिमम केस हो गए, ये वाले क्या हो गए, सारे मैक्सिमम केस। अब मेरे को फाइंड आउट कौन से करने हैं इसमें, डिफरेंट वेवलेंथ वाले। क्या फाइंड आउट करने हैं, डिफरेंट वेवलेंथ। अब देखो जहां एनर्जी डिफरेंस सेम होगा वहां वेवलेंथ क्या होगी, सेम। तो एक काम करते हैं, काउंट करने का तरीका क्या, मैं टिक करके नंबर लिखता रहूंगा। क्या ये नंबर 1 हो गया क्या, इसके जैसा और तो कोई नहीं है, 4 से 1 वाला 1 ही है। अच्छा, फिर ये वाला, दो रेडिएशन हो गए डिफरेंट वेवलेंथ के, क्या एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है, वेवलेंथ क्या रही होगी, डिफरेंट। अब देखो ये दोनों, क्या 4 से 3, 4 से 3 है क्या, जो देख करे, वो भी 4 से 3 और वो भी क्या 4 से 3। तो अगर 4 से 3 ही दोनों, तो वेवलेंथ भी क्या रही होगी, सेम ही रही होगी, डिफरेंट तो नहीं होगी। तो इसको सेम बोलते हैं, ये नंबर 3, तो ये भी क्या रहा होगा, नंबर 3। चेक करो सही है। इसको क्या बोल देते हैं, नंबर 4। इसको बोल देते हैं नंबर 5। अच्छा, ये दोनों क्या सेम है क्या, 2 से 1 कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब मैक्सिमम कितने रेडिएशन हो सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के, 6। मान लो ऐसे कभी कहते कि 18 से 2 पे आ रहा है, क्या जान निकल जाएगी क्या, बना सकते हैं क्या हम ऐसे, फिर तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने पॉसिबल, 18 से 2 में मर से सारे केस ही नहीं बनेंगे, वेवलेंथ तो काउंट करना दूर की बात है, 18 से 1 में अपने से केस ही नहीं बनने वाले। तो इसका एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, अगर कभी पूछ लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ के लिए सिंबल लिख दूं क्या, डिफरेंट लैम्डा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली रट जाना भी इसको, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या चीज है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n2 क्या चीज है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n1 क्या है, जहां पे आना है उसको। तो अब यहाँ पे एक बार चेक करना, क्या फॉर्मूला वेरीफाई भी कर ले, तो अपन क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हमने कौन सा केस पढ़ा है, 4 से 1 वाला, क्या 4 से 1 में n2 की वैल्यू कितनी होगी, n1 की वैल्यू कितनी होगी, सही है क्या। तो अगर मैं नंबर ऑफ रेडिएशंस निकालूं इस वाले में, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यही बना। और 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या 6 ही बना गया। 12/2 कितने, 6। ऐसे काउंट करने में भी तो 6 ही आ रहे थे। तो एक तो काउंट करे और एक डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर ले, क्या दोनों बातें क्या है, सेम ही है। मतलब वो ज्यादा आसान है सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना। तो जब भी क्वेश्चन हो कि मैक्सिमम पॉसिबल निकाल दो कितने रेडिएशन हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये बनाने आने चाहिए किसके लिए, बस बहुत बेसिक, जैसे 4 से 1 के लिए हमने बना के देख लिया। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल आएगा तो फिर बार बार बना के नहीं देखेंगे ना। एक बार इसको नोट करो, फिर इसमें मैं 3-4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, क्या क्या पूछ सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन वैसे ही आने वाले हैं, उससे ज्यादा आएंगे भी नहीं। और तुम पहला सवाल ही गलत कर दोगे, मेरे को पक्का विश्वास है। तुम देखना फॉर्मूला भी गलत अप्लाई करोगे। अभी अभी पहला सवाल करते हैं, तुम उसमें क्या करोगे, फॉर्मूला गलत अप्लाई करोगे।
तुम सभी ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया क्या? डिफरेंशिएशन अब बड़ा बेसिक सा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ऐसी चीजें तो कर लेते होगे, 2x ऐसे ना, बहुत बढ़िया, अगली क्लास में काम आएगा। डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तुम्हारा? क्यों? मैं सिखा दूँ, 2 लाइन का है, जितना काम है उतना तो सिखा ही दूंगा। है ना, कुछ चिल्लाएगा नहीं, आंसर सभी अपनी कॉपी पे बस आंसर लिख लेंगे ना, क्वेश्चन नोट करने के बाद। ना जिसकी पहली क्लास होगी अगर उसको नहीं पता होगा तो कोई परेशानी नहीं, कुछ टर्म्स है इसके अंदर ना। When an electron makes transition from fourth excited state to ground state, calculate maximum number of possible radiations of different wavelength. क्या हो गया? तो पूरा नोट कर लिया सभी ने? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? 6 आएगा। तेरा बता भी मुकुल। 6। सभी को 6 लग रहा है क्या? मैंने कहा था ना पहले में गलत अप्लाई कर देंगे, ध्यान से पढ़ो। क्या है? 10 आएगा। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, उसने बोला n इज इक्वल टू 4, नहीं बोला ना? 5 हो गया ना। देखो क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 का नाम होता है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 का नाम होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 का नाम क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वैसे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या n इज इक्वल टू 5 नहीं हो जाएगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 5। तो वो 4 से 1 पर मैं क्यों कराता हूँ क्वेश्चन ऊपर 4 से 1 वाला तो लिखा ही हुआ था, क्यों लिखते हैं ऐसा ना? तो यहाँ पे क्या कहानी है, अगर बोल दे, यही सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट यही था, हमेशा एक्साइटेड स्टेट बता रखी होगी तुम्हें ना। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 5। और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 1। पता चल गई गलती? अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? 5 से 1 पे, तो मतलब n2 की वैल्यू कितनी है? 5, और n1 की वैल्यू कितनी है? 1। ये जब बोर वाली एनर्जीज लिखवाई थी ना, एनर्जी उस टाइम लिखा था n इक्वल टू 1 के साइड में लिखा था ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 के साइड में लिखा था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब क्या लिखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। रेडिएशंस ऑफ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n2 माइनस n1, डायरेक्ट लिख दो 5 माइनस, सीधा लिखूं 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा? 10। कोई दिक्कत इसमें? तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन सकता है जिसमें डायरेक्टली क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली अपने को सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो लगा ही देंगे, इसमें क्या परेशानी है? और खास बात, मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आएगा। इससे आगे जो पढ़ेंगे वो मेडिकल में आने के चांसेस फिजिक्स में ज्यादा होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं होते ना। उसमें क्या करेगा? कुछ बना के देखना पड़ जाए, दिमाग लग जाएगा, और कोई ज्यादा चीजें उसमें भी नहीं है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन और करते हैं ना, ये नोट कर लिए सभी ने? क्वेश्चन भी लिख लिए? अब एक क्वेश्चन और क्या आता है? अब ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, makes transition from n is equal to 5 to
5 से 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना। देखो क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया गया, कह रहा है कि कितने ऐसे रेडिएशन है जो विजिबल रीजन में लाई करेंगे। अच्छा एक बार खुद एक बार लगाओ, मारो तुक्का कोई। कितने, ध्यान से सोच एक बार, 5 से 1 सिर्फ विजिबल रीजन पूछ रहा है। फिर वही तो दूसरे में लाई करेगा, दूसरे में जाएगा। अच्छा फिर तू 5 से 2 पे ले गया। हाँ 5 से 2 में क्या सारे विजिबल रीजन में हो सकते हैं? 5 से 4 वाला तो नहीं है। विजिबल वाला कौन सा होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? 2 पे लैंड करना चाहिए। मतलब 5 से 2 वाले सारे नहीं निकाल सकते। 5 से 2 में क्या वो वाला केस भी आ जाएगा, 5 से 4 वाला भी, पर वो तो विजिबल नहीं है। 5 से 4 वाला विजिबल रीजन नहीं होता। तो कौन से विजिबल रीजन होंगे, ध्यान से सुनना। क्या सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रांजिशन होंगे क्या? 5 से 2, या फिर 4 से 2, या फिर 3 से 2? यही 3 केस पॉसिबल है। मतलब एन फाइनल हमेशा कितना होना चाहिए? 2। जब भी ये होगा तभी कौन सा रीजन होगा? विजिबल रीजन। देखो विजिबल रीजन कौन सा होता है? बामर। बामर में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना चाहिए? 2 पे। तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन 5 पे है, 5 से 2 पे आने के कौन कौन से तरीके? या तो 5 से 2 पे आ जाए, या फिर क्या हो 5 से 4 पे आ जाए। तो वो 5 से 4 वाला तो विजिबल नहीं है। विजिबल कौन सा होगा फिर? 4 से 2। और एक विजिबल कौन सा होगा? 3 से 2। तो विजिबल सिर्फ कितने होने वाले हैं? 3। 5 से 3 वाला भी विजिबल है। विजिबल रीजन कौन सा होता है? जब किस में आएगा? बामर में। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ लैंड करना चाहिए? 2 पे। तो 2 पे तो सिर्फ ये 3 ही केस हो सकते हैं क्या? इसके अलावा कुछ और पॉसिबल हो सकता है क्या? अब देखो जब भी ऐसा पूछ लेना कि बताओ कितने विजिबल रीजन में होंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन 20 पे होता। इलेक्ट्रॉन कितना होता? 20 पे। कौन से होता? 20 से 2, 19 से 2, 18 से 2, 17 से 2। ये सारे कौन से रीजन होते हैं? विजिबल रीजन। तो जब भी विजिबल रीजन में पूछेगा ना कितने रेडिएशन, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन आना है तुम्हें? 2 पे। आना कहां पे है? 2। तो वो ऐसे काउंट करेंगे। सीधा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? अब इसने टोटल नहीं पूछे, इसने सिर्फ कौन से पूछे कि बताओ कितने विजिबल रीजन में लाई करेंगे। तो सिर्फ आंसर क्या होगा इसका? 3। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ना। एक थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं। 5 की जगह इंफिनिटी होता है। फिर तो कितने काउंट निकालता रहे ऐसे। इंफिनिटी फिर वो तो एक वो बन गई क्या? एपी बन गई क्या? मैथ पढ़ोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही बन रहा है ना। सोच के देखो, एक एक कम होता जा रहा है। तो इनफाइनाइट से एक, फिर इनफाइनाइट -1 प्लस, वैसे चलते जाओ, तो जोड़ लो उसका सम। ठीक है, इनफाइनाइट वाला तो क्या ही निकालते हैं, इनफाइनाइट कुछ तो नंबर बताएगा, 1000, 2000, 5000। वो तो फिर मैथ्स का खेला है। केमिस्ट्री पूछेगा अपने से, मैथ ना पूछता, इतनी सी पूछेगा। एक और टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, ये जो बताएगा इनाम मिलेगा उसको। n इज इक्वल टू 5 to कितने ऐसे पॉसिबल रेडिएशन हो सकते हैं विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन विजिबल रीजन। विजिबल वाला ही नहीं होना चाहिए। विजिबल वाले छोड़ के कितने कितने सोच लो आराम से, क्या जल्दबाजी है। विजिबल वाले छोड़ के तुम आस पास हो, बस तुमने एक चीज और दिमाग नहीं लगाई। एक और सोचो तुम। 5 से 1 पे लाना है, और कोई भी लाइन किस में लाई करनी चाहिए? विजिबल रीजन। अब ये काउंट करो, 4,
5 मार लो तो क्या आराम से, कोई दर्द वाली नहीं है। 5 5 तुमने बना के देखे हैं? 5 से 1 में कोई केस रह भी होंगे, 5 से 1 में कई सारे बन सकते होंगे। तुम बना के देखोगे ना पक्का गलत हो जाएगा। बना फिर रह गए होंगे कोई कहानी, पढ़ा के देख दोबारा से। कितने 7 बने? तूने कैसे करा, टोटल में से कुछ माइनस करेगा या बना के देखे हैं? बना के देखे उसमें देख कोई सेम हो गया वो देखिए। 6 कैसे हो गए फिर बताओ? 3 5 से 4 पे, फिर आगे क्या किया? फिर 4 से 3 पे, 2 पे नहीं आना चाहिए, और तो किसी पे भी आ सकता है। फिर A। अच्छा तुमने ऐसे अलग अलग बना दिया, नहीं समझना मुश्किल हो रहा है ना। चलो कोशिश करते हैं, और बताओ कोई मारो तुक्का। 4 ही बन रहे हैं, 4 ही बन रहे सिर्फ ही। अब देखो अगर मैं सीधी बात करता 5 से 1 आने पे कितने होने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे। ऊपर एक सवाल करके आए जिसमें 3 कौन से रीजन वाले थे, तो किसी ने इतना दिमाग लगाया वो 10 माइनस 3 कर दिया, वो उसका आ गया वो 7। अब एक बात कहो, अगर इलेक्ट्रॉन कभी 2 पे आया नहीं तो 2 से 1 पे आ सकता है, तो क्या वो भी माइनस करना पड़ेगा ना? तुमने कितने माइनस करे, सिर्फ 3, पर माइनस कितने होंगे? 4, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। ठीक है, वो पता है क्या होता है, ये याद रह जाता है। अच्छा ऊपर दिखता है क्वेश्चन, अच्छा विजिबल में 3, टोटल कितने? 10, 10 माइनस 3 7। पर अगर कभी इलेक्ट्रॉन 2 पे आया ही नहीं तो 2 से 1 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो भी तो हटाना पड़ेगा। 5 से 1 पे भी तो जा कहाँ पे? सीधा 5 हाँ 5 से 1 पे जा सकते हैं सीधा। हम तो पॉसिबल केसेस की बात कर रहे हैं ना, कि 5 से 1 पे आ जाए, फिर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है 5 से 4, 4 से 1। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं 6 काउंट करके दिखाता हूँ बना के। तुमसे किसी से 6 नहीं बनेगा? 4 में मिल के साइन हो गया। चलो ये 5 बन गए। एन इज इक्वल टू क्या है? 1, एन इज इक्वल टू 2। चलो तुम पता क्या, अगर कभी बनाने की नौबत पड़ देना तो ऐसे किया करो, सबसे पहला काम तो 5 से कहाँ ले आओ, है ना? आप ऐसे नहीं कहते ना 5 से 1 आ गया दोबारा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फिर 5 से 1 पहुंचा ही दिया। हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबल मैक्सिमम कितने केस हो सकते हैं ना। एक केस क्या हो सकता है, 5 से कहाँ ले आओ? 4, 4 से डायरेक्टली कहाँ एंड करा दो? 1 पे। सही है। एक क्या करा दे, 5 से कहाँ पे ले जाएं? 3 पे। 3 से डायरेक्टली कहाँ ले आए? 1 पे। ये पॉसिबल केस हो सकता है। एक क्या होगा, 5 से कहाँ पे आ जाए? 4, 4 से कहाँ आ जाए? 3। चेक करो और कोई पॉसिबल केस बना सकते हो क्या, देख लो एक बार ध्यान से। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? 5 से 2 भी तो आ सकता 2 वाला तो लाइन विजिबल रीजन पे तो लाइन नहीं कराना। 2 पे आगे तो कौन सा रीजन हो जाएगा, हम कभी 2 पे तो पहुंचे नहीं ना, तो 2 पे तो पहुंचना ही नहीं था, तो हम पहुंचे नहीं। अब एक काम करते हैं, काउंट कर लें। ये क्या हो गया, 1 हो गया क्या? ये दोनों सेम है क्या? ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये दोनों सेम हो गए क्या? कितने रेडिएशन आए? या तो काउंट कर लो, या तो क्या कर लो, काउंट। ठीक है, एक तरीका तो ये है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन हमने काउंट करके लिख दिया, कितने? 6। पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व ना करता, क्योंकि क्या इसके अंदर परेशानी पता है क्या होती, अगर ये कोई ज्यादा बड़ा केस होता ना, मान लो 7 से 1, 8 से 1, फंस जाते फिर, है ना, फिर बना बना के देखने में तो टाइम लग जाता। तो फिर मैं इसको अल्टरनेट अप्रोच क्या करता इस क्वेश्चन की, मैं क्या करता, मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशंस निकाल लेता पहले ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस, तो वो मेरे कितने आते? 10 आते। अब इसमें से 10 में से मेरे को कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता, तो मैं माइनस कौन से करता, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस।
10 माइनस कुछ करना पड़ता, अभी वो नंबर नहीं लिख रहा, पहले लिख देता हूँ कि कौन कौन से माइनस करने पड़ते। 5 से 1 पे आ रहा है तो 5 से 2 वाला हटाना पड़ता, कौन सा रीजन हो जाता विजिबल। क्या एक 4 से 2 वाला हटाना पड़ता, एक कौन सा हटाना पड़ता 3 से 2। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन कभी 2 पे आया नहीं तो 2 से 1 वाला केस भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 में तो वो भी काउंट हो गया होगा। तो एक कौन सा हटाना पड़ेगा 2 से। तो कितने पॉसिबल रेडिएशन हटाने पड़ेंगे यहाँ से 4, तो आंसर कितना बनता 6। तो दोनों तरीके से आंसर क्या आता 6। अब देखो जो 7 तक पहुंचा था वो फिर भी आसपास कहानी पे पहुंचाया होगा, उसने क्या किया होगा, ये सेकंड वाली अप्रोच लगाई 10 माइनस 3 कितना 7। बस थोड़ी सी एक कसर और क्या रहेगी कि 2 से 1 वाला भी पॉसिबल नहीं हो सकता, वो भी हटाना पड़ेगा। तो कितने बनेंगे 6। अब जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसका तो बहुत बढ़िया काम, जिसको नहीं आता एक लाइन सिखाऊंगा उतनी काम आएगी अपनी केमिस्ट्री में बस ना। वो टफ वाला नहीं पढ़ना, मैं सिंपल सा पढ़ाऊंगा, बंद कर दे इसमें। एक ही अपना तो छोटी सी बात है, ये एक्स की पावर एन वाला आएगा एक, बस ज्यादा पढ़ेंगे नहीं हम। केमिस्ट्री करनी है अपन तो वो पता है क्या, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है ना। अल्टरनेट जरूर लिखना भाई, हर बार पेपर में अप्लाई कौन सा करोगे, अल्टरनेट वाला। तो ये तो 5 से 1 में बना सकते थे या 4 से 1, आज से 6 से 1 में बना लेते। पर अगर कोई बड़ा सवाल होता फिर तो नहीं कर सकते ना, फिर तो माइनस करके ही चलाना पड़ेगा ना। देख लिया सभी ने। अब एक बात देखना, सिर्फ पता है डिफरेंशिएशन में यहाँ क्या रूल काम आएगा, अगर कभी ऐसा हो ना y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, है ना, n है यहाँ पे कोई नंबर है ना, और मेरे को क्या लिखना पड़ जाए, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलते हैं dy बाय dx। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n आ जाता है आगे x टू दी पावर, सही है बात। अच्छा ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी -1। माइनस में होता तो क्या हो गया माइनस में होता ये वाला y इक्वल टू 1 बाई x का, माइनस में भी होता तो कैसे कर देंगे फिर। अच्छा इंटीग्रेशन बैठ जाएगा ना, हटा देता हूँ, ln की बात ही नहीं करते अपन, क्यों करनी, बेसिक लिख देते हैं, है ना। वो ln ऑफ x का क्या होता है 1 बाय x, तो वो छोड़ देते हैं एक बार, इतनी बात सही है। n टाइम्स ऑफ x टू दी पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब एक बार देखो, मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ तुम्हें, क्या लिखवाया था, k q1 q2 बाय, ये सभी को पता है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस ऑफ k q1 q2 बाय आर, सही है क्या बात। अच्छा इस पोटेंशियल एनर्जी को यू बोला जाता है, यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू से। तो अगर दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ k q1 q2 बाय आर। अब जिसने पढ़ा हुआ है ना वो एक छोटी सी चीज करके बताओ, du डिवाइडेड बाय dr करके बताना क्या आएगा। जैसे y और x था, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, k q1 q2 क्या है कांस्टेंट, वो बाहर ले लो। मतलब तुम्हें किसका डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय r का, करके बताओ 1 बाय r का डिफरेंशिएशन कर देगा क्या। अरे इसका डिफरेंशिएशन कर सकता है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक काम कर ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे, अगर मैं लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बता dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दो आगे ले, दो आगे लिया, अब x टू दी पावर क्या होगा 2 माइनस 1, कितना बन गया 1, तो क्या 2x हो गया क्या। सही है यहां तक बात, अच्छी लग रही है तेरे को ये बात। अब आगे बता फिर, एक और लिख, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज -1 आ गया, x टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर लिख दें क्या, तो x की पावर -2 नीचे आ गया, क्या हो गया x का स्क्वायर। ऐसी बात सही है,
बहुत बढ़िया। अब एक बात देख, ये के क्यू वन क्यू टू कॉन्स्टेंट है क्या? अब मेरे को यहाँ पे y जो था वो क्या लिखा हुआ है मैंने, u, और x क्या है यहाँ पे, r। तो के क्यू वन क्यू टू बाहर आ जाएगा क्या? माइनस ऑफ के क्यू वन इंटू क्यू टू। अच्छा, r टू दी पावर माइनस वन बचा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो माइनस किसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन बाय, यही होगा क्या? अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो फोर्स बन गया क्या? कांस्टेंट का तो जीरो नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में तो बाहर निकल जाता है। सिर्फ अगर कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अगर मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे y इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ x, तो दो कहाँ आ जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन। क्या ये बात सही है क्या? अब ये पता है मैंने सिर्फ क्यों किया, ये मेरे को ये बताना था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, क्या फोर्स आ रहा है क्या? देखो ये क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करा तो क्या फोर्स बन गया क्या? क्या बन गया, फोर्स। देखो फोर्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हम तो कौन सी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अगर कभी नेगेटिव आ रहा तो उसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, उसका क्या ले लेंगे, मॉड। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि फोर्स इज इक्वल टू, सिर्फ ये सीखना था, ये तुम थोड़े टाइम में फिजिक्स में सीख भी जाओगे। थोड़े टाइम में फिजिक्स में जैसे तुम लॉज ऑफ मोशन पे पहुंचोगे ना, तुम ये लिखना शुरू कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ना, कि फोर्स होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डी यू बाई डी आर कर दिया जाए तो वो क्या दे देगा अपने को, फोर्स। क्लियर है बात है? तो अभी देखना, ये सारी कहानी भूल के पता क्या रखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है अगर उसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो क्या दे देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट, वही तो करा मैंने, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर को क्या किया, डिफरेंशिएट, क्या बन गया वहां से, फोर्स। यही बना ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्या बनते हैं बोर पे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। क्या बोर ने एक बात बताई थी, नेट अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स क्या होगा, बराबर बताया था क्या, है ना? अंदर वाला फोर्स कौन सा था, क्या के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यही वाला था ना। और बाहर वाला फोर्स कौन सा था, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। ये छेड़खानी पता किसके साथ करेगा, वो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर के साथ। किसका छेड़खानी करेगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। वो क्यों करेगा, कहेगा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चेंज कर दिया। हाइपोथेटिकल सारे रेडियस के फॉर्मूले, वेलोसिटी के फॉर्मूले, वो क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे ना। तो सिर्फ उसी के लिए हम ये पढ़ने वाले हैं ना। ठीक है, एक बार ये कहीं साइड में लिख लो, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता। ठीक है, और जिसको आता है वो सिर्फ इतनी सी बात लिख ले कि फोर्स का फॉर्मूला और वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशिएट करके F इज इक्वल टू क्या लिख दो, डी यू बाई डी आर, और उसका मॉड लगा देना। तो बोर में हमने सिर्फ थ्योरी थ्योरी की भी सारी बातें कर ली है ना। अब इस पे बड़े सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे ना। तो अभी एक दो क्लासेस में इसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, क्योंकि अभी रिडबर्ग इक्वेशन और इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए। अब वो टाइम के साथ साथ अब क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे ना। तो मैं एक छोटी सी बात लिखवा दूं या कल लिखूं, हाइपोथेटिकल वाली, क्या इच्छा तुम्हारी, ये लिख तो दो। ये दो मॉड्यूल दिए, काम तो दे दें, कई दिन हो गए काम दिए ना। कल दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से काम हुई, हाँ 27 वो तो हो गया रिवाइज हो रहा, क्वेश्चन को ये और नहीं दिए थे क्या? 27 अब तो खूब सारे कर दोगे तुम सवाल, अभी देख बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, 33, 34,
43। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आज वाली क्लास पे भी है ना, मतलब कौन से स्पेक्ट्रम पे ना, बड़े बेसिक बेसिक से। अभी कोई इसमें अगर कोई टफ कैलकुलेशन वाला था वो एक आधा मैंने हटा भी दिया ना। पर ऐसे नहीं कि सीधा उठा के पहले क्वेश्चन देखा फिर अच्छा फॉर्मूला नहीं याद फिर कॉपी देख ली। पहले एक बार बोर मॉडल पढ़ के फॉर्मूले सारे फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ना, ये हो गया काम।